नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी कृति का भाग 1 का पाठ 3 रीढ़ की हड्डी के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? हमारा उत्तर है, मानव का यह स्वभाव है कि वह अतीत को अच्छा मानता है तथा वर्तमान काल से असंतुष्ट रहता है। इसीलिए वह बात बात पर अतीत की तुलना वर्तमान से करने लगता है। वस्तुतः इस प्रकार की तुलना करना उचित नहीं है, क्योंकि समय के साथ ही व्यक्ति और समाज में परिवर्तन होता रहता है। व्यक्ति का जीवन स्तर, आचार विचार एवं आदर्श आदि सब बातें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हैं। जो अतीत को अच्छा मानता है वह वर्तमान को बुरा ही मानेगा। अतएव इस तरह की तुलना असंगत है। प्रश्न नंबर 2, रामस्वरूप की अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? हमारा उत्तर है, रामस्वरूप जी ने अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाई ताकि उनकी लड़की अपने जीवन में आगे बढ़े। लेकिन जब उनकी बेटी की शादी का समय आया तब वो ये बात सामने वालों से छिपाते हैं, क्योंकि लड़के वाले बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बहू पढ़ी लिखी हो। उन्हें पढ़ी लिखी लड़की के नखरे उठाने पड़े। रामस्वरूप जी को लड़के वाले और उनके विचार तो पसंद नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी के विवाह योग्य हो जाने और उसके लिए पढ़ा लिखा लड़का देखने की व्यवस्था में सब छिपाना उनकी मजबूरी था। प्रश्न नंबर 3, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है? हमारा उत्तर होगा, रामस्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा लड़के वालों के सामने सज धज कर आवे। वह बीए पास होने की बात को छिपाए रखे और लड़के वालों के सामने अपने सभी गुणों का खुलकर बखान करे तथा स्वयं को हर योग्य बतावे। वस्तुतः उमा से इस प्रकार के व्यवहार की उपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष में भेदभाव रखना असंगत है। लड़की को भेड़ बकरी की तरह अच्छी तरह से देखने पर ही रिश्ता करना सर्वथा अमानवीय व्यवहार है। विवाह में लड़की की पसंद नापसंद का अधिकार उसे भी मिलना चाहिए और उसके गुणों को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। हमारा उत्तर होगा, गोपाल प्रसाद का विवाह को बिजनेस मानना और रामस्वरूप को अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने की बात कहना दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद जी रिश्तों से ज़्यादा पैसों को अहमियत देते हैं। वे एक ऐसा प्यार से भरा रिश्ता जिसे शादी का नाम दिया जाता है उसे वो बिजनेस कहता है, जिससे उसकी घटिया सोच का पता चलता है। इधर रामस्वरूप सिर्फ पढ़े लिखे घर में शादी कराने के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंटते दिखाई दे रहे हैं, चाहे उन्हें कितना और कैसा भी झूठ बोलना पड़े, बस शादी हो जाए। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 4-5 से। आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं? इसका उत्तर होगा, इसमें उमा बताती हैं कि आप अपने लाडले बेटे से पूछो अब उसकी रीढ़ की हड्डी है भी या फिर लड़कियों को निहारते हुए अपनी सभी हड्डियां तुड़वा कर बैठ गए। उमा सबके सामने उसके पढ़े लिखे लड़के की गलत मानसिकता की कमी की ओर संकेत करती हैं। प्रश्न नंबर 6, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। हमारा उत्तर होगा, इस समाज को उमा जैसी लड़की की ज़रूरत है जो सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं, उसके मन में अपनी बात पूरी करने, अपने लिए क्या गलत है और क्या सही इसकी आवाज़ उठाने की हिम्मत थी। वह अपने विचारों और मन को दबाकर नहीं रखना चाहती थी। वह अपने पिता के सामने झुकी नहीं, उसने परिस्थितियों को अच्छे से संभाला और अपना पक्ष सामने रखा। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। हमारा उत्तर होगा, रीढ़ की हड्डी शीर्षक पर श्री जगदीश चंद्र माथुर की ओर से रोशनी डालें तो हमें यह मूल समस्या नजर आती है कि लड़की के लिए एक लड़के या अच्छे वर्ग का न मिलना, जो कि आज के वर्ग में यह समस्या बहुत गंभीर रूप से मिलती है। समाज के इसी गंभीर रूप को देखते हुए उमा जैसे चरित्र अहम स्थान रखते हैं। प्रश्न नंबर 8,
कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? हमारा उत्तर होगा आदरणीय जगदीश चंद्र माथुर जी ने जो एकांकी हमारे सामने प्रस्तुत किया है उसको देखते हुए हम मुख्य पात्र उमा को मानते हैं। उमा ने गोपाल प्रसाद के सामने स्पष्ट और कठोर शब्दों में अपनी छवि को संजोया है जो कि समाज के लिए जरूरी है। उमा जैसी लड़कियां समाज में स्त्री वर्ग को बढ़ावा देती हैं और दूसरी तरफ अगर राम स्वरूप जी जो कि इसके दूसरे पात्र हैं जो अपनी लड़की को उच्च शिक्षा देते हैं वह दिखाते हैं कि लड़कियों के लिए पढ़ाई भी जरूरी है। प्रश्न नंबर 9, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। हमारा उत्तर होगा इस अध्याय के एकांकी के आधार को मद्देनजर रखते हुए राम स्वरूप की चारित्रिक विशेषताओं का जिक्र करते हैं। हमें पता चलता है कि वैसे राम स्वरूप एक अच्छे इंसान है जो अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए या उसे इस संसार में एक अच्छा जीवन बिताने के लिए शिक्षित करते हैं। राम स्वरूप जी अपनी लड़की के बारे में सोच रहे थे कि उनकी बेटी एक अच्छे घर में जाए, पढ़े लिखे घर में शादी हो जाए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए गोपाल प्रसाद समाज के नियम के हिसाब से बिल्कुल खरे नहीं उतरते, क्योंकि इन जैसे लोग हमारी सामाजिक जीवन में लड़के लड़कियां बहू बेटियों में फ़र्क समझते हैं। उनके अनुसार बहुएं ज़्यादा पढ़ी लिख जाएगी तो घर का काम कौन करेगा और इनके नखरे कौन उठाएगा। साथ में सबको हंसाने वाले व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर 10, एकांकी का मुख्य उद्देश्य क्या उद्देश्य है लिखिए। हमारा उत्तर है आज की इस दुनिया में नए दौर के चलते हुए लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन पहले के समय में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की छूट मिलती थी। आज के युग में कल्पना चावला जो आसमान को छूने वालों में से हैं, उन पर गर्व महसूस होता है। इससे तात्पर्य यह है कि हमें लड़कियों को कम नहीं आंकना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शादी करानी है और लड़की अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दे और शादी करके बर्तन झाड़ू मांज संभाले। एकांकी का सीधा स्पष्ट उद्देश्य यह है कि लड़कियों को हर चीज में लड़कों के मुकाबले स्थान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 11, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। हमारा उत्तर होगा समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए अग्रलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, लोगों के बीच सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार किया जा सकता है। दूसरा, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें और माँ बहन एवं अन्य सभी नारियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। तीसरा, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दिलाया जा सकता है। चौथा, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझाकर प्रगति के रास्ते पर लाया जा सकता है। पांचवा, नारी समाज के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, शोषण आदि का पूरा विरोध करके संघर्ष में उनका साथ दिया जाए। और छठा, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह का विरोध कर नारियों को उचित गरिमा प्रदान की जा सकती हैं। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।